आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी बैंकिंग कंपनीज होती है उनके फाइनल अकाउंट्स का कैसे क्या बनते हैं। ट्रायल बैलेंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मतलब हम बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट्स बनाने की मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग कंपनी जो है जनरली वो कंपनीज एक्ट 2013 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द्वारा गवर्न होती है, आप लोग को पता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब आया था, इन्फोर्स हुआ था 16 मार्च 1949 को। जो मेजर इंस्टीट्यूशन बैंकिंग का इंडिया में करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस इंडिया में हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी, और उसके अलावा पेमेंट बैंक्स। क्या डेफिनेशन है बैंक्स की, देखिए सेक्शन 5 जो बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 का है वो बताता है डेफिनेशन, मतलब एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे किस पर्पस के लिए, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और जब वो पब्लिक बाय डिमांड या टर्म या मैच्योरिटी पे जब डिमांड करेगी तो चेक, ड्राफ्ट या अदरवाइज पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आप सब लोगों को अब तक रट चुकी होगी। बैंकिंग कंपनीज में अकाउंट्स और ऑडिट संबंधित क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट और जो है वो अकाउंटिंग डेट सेक्शन 29 के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। सेक्शन 29 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैप्टर का नाम देख लीजिए। ये जेआईबी पेपर 3 में मॉड्यूल बी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सीबीएस का चैप्टर 6 यूनिट 6 है। थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए 2-3 पार्ट में जाएगा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ऑल्सो प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बैंकिंग कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हर एक कंपनी की तरह बैंकिंग कंपनी को भी, क्योंकि वो एक कंपनी है, उसको सेक्शन 29 कंपनीज एक्ट का है, उसके अंतर्गत अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। बात करते हैं ये फाइनल अकाउंट पे साइन कौन करेगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंपनी का जो मैनेजर है या जो प्रिंसिपल ऑफिसर है बैंकिंग कंपनी का, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, इनके साइन होना कंपलसरी है। जो फॉरेन बैंकिंग कंपनीज है उनमें साइन किसके होंगे, जो इंडिया में उनका मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर मैनेज कर रहा होगा, जो एजेंट होगा, उसके साइन होंगे सारे स्टेटमेंट्स पर। ऑडिट के लिए बताया गया, सेक्शन 30 में ऑडिट संबंधित बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले, रीअपॉइंट करने से पहले या ऑडिटर को रिमूव करने से पहले आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। ये किसमें कहा गया है, सेक्शन 30 में कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 31 और 32 बताते हैं सबमिशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। कहा यह गया है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको 3 कॉपीज में प्रिपेयर करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 29, और उस वो ऑडिटर द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई हैं उनको एज पर द सेक्शन 30 सबमिट करना होगा, किसको, 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। आपको आरबीआई को हुआ या आपकी जो भी कंसर्न्ड रेगुलेटरी बॉडी है उसको आप सबमिट कर रहे हो, अपना साल खत्म, मतलब अपना जो भी अकाउंटिंग पीरियड है वो खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर। ये भी कहा गया है कि ये जो टाइमिंग है इसको बढ़ाया भी जाता है, 3 से 6 महीने भी किया जाता है, बट उसके लिए अप्रूवल लेना कंपलसरी है। पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का रूल 15 ये बात कहता है कि जो भी आपके बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वाली जो शीट्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स आपका जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस, मेन ऑफिस जहां पर है, उस एरिया में जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है उसमें छपवाना कंपलसरी है। कब छपवाना है, 6 महीने के अंदर अंदर। जब भी आपका साल, मतलब 31 मार्च अगर 2025 है तो आपको ये 30 सितंबर 2025 से पहले पहले उसमें पब्लिश करना है। क्या क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं अकाउंटिंग सिस्टम के बैंक्स के, वो देख लीजिए। इन केस ऑफ बैंक्स रिलेटिवली लेसर एम्फेसिस ऑन प्लेस्ड ऑन बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। देखिए बैंक्स में, जैसे बाकी कंपनी में तो जो प्राइमरी एंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंक में क्या है, प्राइमरी एंट्रीज क्या होती है, बेसिकली जो आप जमा निकासी कर रहे हो कस्टमर्स का, जो उनके ऑर्डर्स जो आप फुलफिल कर रहे हो, वो प्राइमरी एंट्री, तो उन पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाउचर पोस्टिंग सिस्टम चलता है। बैंक्स में वाउचर पोस्टिंग सिस्टम होता है, सब कुछ सिस्टम में ही रहता है, इसलिए इसमें जो प्राइमरी बुक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान एम्फेसिस नहीं दिया जाता है। बैंकर बुक्स के लिए क्या है, सेक्शन 2 का पार्ट 3 जो है वो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का जो है वो बताता है बैंकर्स बुक्स के बारे में। इसमें सारे लेजर्स, डे बुक, कैश बुक, अकाउंट बुक सबको इंक्लूड किया गया है। कैश बुक का मतलब क्या है, सारे कैश प्राप्तियां, रिसीट्स और पेमेंट्स, उन सबको जब कैशियर जो है वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, रिसीव वाले रिसीविंग कैश बुक में और पे वाले पेइंग कैशियर बुक में, ठीक है, उन सब में रिकॉर्ड किया जाता है। ये होती है कैश बुक। लेजर बुक मतलब क्या है, जनरल लेजर जो होता है उसमें टोटल अकाउंट्स हर एक लेजर का मेंशन रहता है। अन्य कुछ बुक्स बताई गई जैसे कि क्लियरिंग रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, ड्राफ्ट रजिस्टर, डिसऑनर्ड चेक रजिस्टर, ये सब कुछ अनरजिस्टर भी आपको मेंटेन करने होते हैं। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट में सबसे पहले बात करी गई है जनरल लेजर की।
General ledger contains the control accounts of all personal ledgers, the profit and loss account and difference assets and liability accounts. तो जनरल लेजर में सभी प्रकार के पर्सनल लेजर रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा और हर प्रकार के असेट और लाइबिलिटी यानी अस्थि और प्राप्तियां जो होंगी वो उसमें मेंशन रहेंगी, अस्थि और प्रतिभूति। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लेजर में क्या है, ये बुक्स जो हैं ये वाउचर से प्रिपेयर करी जाती हैं, ठीक है, ये इसके लिए खास टर्म है। सब्सिडरी बुक्स क्या है, जैसे कि पर्सनल लेजर एक सब्सिडरी बुक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, सब्सिडरी लेजर्स में मतलब जो कस्टमर्स के अकाउंट है उनको मेंटेन करने के लिए सब्सिडरी लेजर्स का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट्स जैसे कि सेविंग बैंक, करंट बैंक, ये सब, इनमें जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उन सबके लिए क्या बनेगा, पर्सनल लेजर बनेगा। हर एक अकाउंट होल्डर को एक सेपरेट फोलियो अलॉट कर दिया जाता है लेजर में, जिससे उसकी बैलेंसिंग सिंपल हो सके। लोन रेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए अलग प्रकार के लेजर रहेंगे, ठीक है, वही पर्सनल में ही आएंगे लेकिन अलग रहेंगे। बिल्स रजिस्टर क्या है, डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आर केप्ट इन सेपरेट रजिस्टर विच हैव सूटेबल कॉलम्स, ठीक है, एक इसके लिए सेपरेट रजिस्टर होता है जिसमें सारे बिल्स का डिटेल रहता है, उसमें सूटेबल कॉलम्स बने रहते हैं। यदि बिल कोई परचेज किए गए हैं या डिस्काउंट किए गए हैं तो पार्टी वाइज डिटेल्स जो है वो नॉर्मल लेजर फॉर्म में रहेंगे। ये इसलिए किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की सैंक्शन लिमिट उसकी एक्चुअल नेटवर्थ से ऊपर ना चली जाए, समझ गए। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, वो इसने एक बिल डिस्काउंट कराया 1 करोड़ रुपए का, फिर 2 करोड़ का करवाया, फिर किसी पे उसने कोई बिल परचेज करवा दिया आपसे 1 करोड़ का। अब उसकी वैल्यू तो एक ही लाख थी, लेकिन क्योंकि आपने उसको अलग अलग लेजर में डाल दिया तो आपको पता ही नहीं है कि 3 बार पहले भी ले चुका है आपसे बिल डिस्काउंट। अब उसकी नेटवर्थ तो 1 ही करोड़ की, आपने उसको डिसबर्स कर दिया 3 करोड़ 4 करोड़, ठीक है। इसलिए क्या आता है कि हर एक ऐसे व्यक्ति का मतलब बिल डिस्काउंट केस में उसको उसके लेजर में ही एंट्री करी जाती है कि उसका रिकॉर्ड पूरा बना रहे, ठीक है। ऐसे होता नहीं भाई में कि एक कस्टमर आईडी से कितने अकाउंट है, उस तरह से आप समझ लीजिए। अन्य रजिस्टर रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं, कुछ अन्य रजिस्टर्स भी होते हैं जैसे कि जो ड्राफ्ट इशू किए जा रहे हैं उनसे संबंधित एक रजिस्टर, जो ड्राफ्ट पे किए जा रहे हैं उनसे संबंधित रजिस्टर, कोई रेमिटेंस है, बैंकर्स चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ गारंटी वगैरह है तो इनके लिए रजिस्टर, ये सब रजिस्टर अन्य रजिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बुक, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए जाते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने फॉर्म ए बनाया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और फॉर्म बी बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में फॉर्म ए जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है और फॉर्म बी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देता है। फॉर्म ए जो बैलेंस शीट का है वो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे कैपिटल में देखिए शेड्यूल नंबर है, कैपिटल को शेड्यूल नंबर 1 बताएगा, रिजर्व एंड सरप्लस को शेड्यूल 2, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को शेड्यूल 2 है। इसी तरह से ये सब एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी हो गए। उसके बाद एसेट्स में आएंगे तो शेड्यूल 6 से एसेट शुरू होता है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब अलग अलग शेड्यूल है। आगे हम लोग एक एक शेड्यूल भी डिटेल में देखेंगे। तो शेड्यूल 1 में क्या है, कैपिटल, ये देखिए सबसे ऊपर में देखा था ना कैपिटल, ये रहा कैपिटल शेड्यूल 1, ठीक है। इसी को आगे बता रहे हैं कि इसमें कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैपिटल में अगर नेशनलाइज बैंक्स की बात होगी तो सिर्फ कैपिटल मेंशन होगा। अगर ऐसे बैंक्स हैं जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए उनकी बात हो रही है तो उसमें जो भी कैपिटल वो इंडिया में एज ए स्टार्टअप लाएंगे वो काउंट होगी और साथ ही साथ उन्होंने जो भी पैसा आरबीआई को सेक्शन 11(2) बीआर एक्ट 1949 के हिसाब से जब डिपॉजिट कर रखा है वो भी उनकी कैपिटल में काउंट होगा। अन्य बैंक के लिए क्या है, जैसे कोई अथराइज कैपिटल बताएगा कि क्या इशूड कैपिटल है, क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, क्या कॉल्ड अप कैपिटल, वो सब इसमें कैपिटल हेडिंग में आएगा। इसके बाद शेड्यूल 2 बात करता है रिजर्व एंड सरप्लस की, उसमें स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स, स्पेशल रिजर्व अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीज़ें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाए कि कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे, आपको बस शेड्यूल नंबर थोड़ा सा याद होना चाहिए जो कि वही इंपॉर्टेंट से, ठीक है। फिर जैसे शेड्यूल 2 है वो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की बात करता है, शेड्यूल 3 जो है वो डिपॉजिट्स की बात करता है, डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट बैंक डिपॉजिट सब कुछ आ जाएगा। फिर शेड्यूल 4 जो है वो बोरिंग्स की बात करता है कि इंडिया में कितना बोरो कर रखा है, रिजर्व बैंक से कितना बोरो कर रखा है, इंडिया के बाहर से क्या बोरो कर रखा है। शेड्यूल 5 जो है वो आपकी अन्य लायबिलिटीज और प्रोविजंस के बारे में बताता है। शेड्यूल 6 जो है वो कितना कैश और कितना बैलेंस आरबीआई के साथ है, मतलब आपके पास कितना कैश है वो कैश इन हैंड हो जाएगा, आरबीआई में कितना बैलेंस है करंट अकाउंट या अन्य माध्यम से
शेड्यूल 7 आपका जो है वो बैलेंस विद बैंक्स बताता है और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के बारे में डिटेल देता है। इंडिया के बाहर कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो सब भी रहेगा। शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट्स की बात आएगी, तो इंडिया के अंदर का इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या रखा है, अन्य सिक्योरिटीज़ गिल्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह कितनी ले रखी हैं, इंडिया के बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एडीआर जीडीआर में आपने क्या इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सिडीज या जॉइंट वेंचर्स में अब्रॉड कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो सब आपको डिटेल दे रहा है शेड्यूल 8 में। इंडिया के अंदर इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रॉस कितना है, इंडिया के बाहर टोटल ग्रॉस कितना है। एडवांसेस के केस में बात करेंगे तो आपने कितने के बिल परचेज है डिस्काउंट कर रखे हैं, कैश क्रेडिट वगैरह में आपने क्या कर रखा है, टर्म लोन कितना डिसबर्स कर रखा है, वो सब चीज़ें। सब बैंक की बात हो रही है। इंडिया के अंदर एडवांस की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर में कितना दे रखा है, पब्लिक सेक्टर में कितना दे रखा है, वो सब आपको बताना है। इंडिया के बाहर अगर आपने एडवांस दे रखा है तो किस किस बैंक से ड्यू है, कितना परचेस कर रखा है, कितना डिस्काउंट्स कर रखा है। शेड्यूल 10 जो है आपका असेट्स में आएगा, उसमें फिक्स एसेट्स की बात होगी, मतलब कि प्रीमाइसेस में कितना एसेट है आपके प्रीमाइसेस के रूप में, हर साल उसका डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है डेट के हिसाब से, कितने प्रीमाइसेस आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अन्य फिक्स एसेट्स आपके पास जैसे फर्नीचर फिक्सर आगे दी हैं वो सब कैसे हैं, लीज एसेट्स कितने कितने आपने किराए पे एसेट्स ले रखे हैं, आपके पास अन्य एसेट्स में कितने जो है उनसे आपको कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता है या कितना किराया प्राप्त होता है। इसके अलावा कंटिजेंट लायबिलिटीज मतलब इमरजेंसी लायबिलिटी, जैसे कि आपकी बैंक के ऊपर कोई केस चल रहा है, आपको पता है कि वो केस आप हार सकते हैं, तो वो किस तरह की लायबिलिटीज हैं जो आपको कल को पे ऑफ करनी होगी, वो सब आपको लिखना होता है। इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म आइटम्स जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।